हेलो दोस्तों, माइसी नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है 19वीं शताब्दी अमेरिका में उग्र पुनर्स्थापना की नीतियों एवं कानूनों का वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पुनर्निर्माण के कार्यक्रम के बारे में दक्षिण में गहरे मतभेद थे। उदारवादी पक्ष का कहना था कि दक्षिणी राज्यों को सारे संवैधानिक अधिकार दे देने चाहिए। उग्रवादी पक्ष की राय थी कि बागान मालिकों को शक्ति को नष्ट कर तथा नस्ली एकता की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे भविष्य में फिर कभी संघर्ष ना हो। दिसंबर 1865 में कांग्रेस की बैठक हुई। उस समय तक पुनर्निर्माण का सारा कार्य कार्यपालिका के हाथों में था। एंड्रू जॉनसन अप्रैल 1865 में राष्ट्रपति बना। उसने लिंकन के कार्यक्रम को अपनाया। जॉनसन ने पुनर्निर्माण का कार्यक्रम लागू किया। उग्रपंथियों को जॉनसन के पुनर्निर्माण कार्यक्रम से आपत्ति थी, इसलिए जब दिसंबर 1865 में कांग्रेस की बैठक हुई तब उन्होंने जॉनसन के कार्य को निष्फल करने तथा पुनर्निर्माण के कार्य को बिल्कुल भिन्न प्रकार से करने का निश्चय किया। यह चाहते थे कि संघीय सरकार को दक्षिणी राज्य के प्रति ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वे विजित प्रदेश हो। इन राज्यों को संघ में शामिल करने से पहले उनके ऊपर काफ़ी कठोर शर्तें लागू करनी चाहिए। उग्रपंथी निग्रो अधिकारों की आड़ में अन्य उद्देश्य सिद्ध करना चाहते थे। तो दोस्तों, अमेरिका में गृह युद्ध के बाद पुनर्निर्माण का कार्यक्रम शुरू हो गया, जिसका जिम्मा दो गुट ने उठाया, उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी चाहते थे कि जो दक्षिण के राज्य हैं उनको संवैधानिक अधिकार दे देने चाहिए, जबकि उग्रवादी चाहते थे कि जो दक्षिण में जो बागान मालिक नस्लीय भेदभाव करते हैं उसको वहाँ पर समाप्त कर देना चाहिए। आगे चलकर जब जॉनसन राष्ट्रपति बना तो उसने पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को अपनाया, लेकिन जो उग्रपंथी थे उनको जॉनसन के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम से आपत्ति थी। इसलिए उग्रपंथियों ने कांग्रेस की बैठक में जॉनसन के पुनर्निर्माण के कार्य को असफल करने का प्रयास किया और उस कार्य को दूसरे तरीके से करना चाहा। उग्रपंथी चाहते थे कि उत्तर की जो सरकार है वह दक्षिण के राज्यों से एक विजित प्रदेश के तौर पर व्यवहार करे और साथ ही साथ दक्षिण राज्यों को संघ में शामिल करने से पहले उनके ऊपर कुछ शर्तें भी लागू की जानी चाहिए। उन्हें डर था कि यदि दक्षिण जॉनसन की शर्तों पर संघ में वापस आता है तो डेमोक्रेटिक पार्टी फिर से प्रतिष्ठित हो जाएगी और रिपब्लिकन पार्टी का संघ सरकार पर नियंत्रण नहीं रहेगा। इससे उन आर्थिक वर्गों को भी खतरा था जिनका प्रतिनिधित्व रिपब्लिकन पार्टी करती थी। यदि निग्रो लोगों को मताधिकार दे दिया जाता है तो रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत बना रहेगा। दक्षिण के कई राज्यों में निग्रो लोगों का बहुमत था। उम्मीद की जा सकती थी कि जिस दल ने उन्हें स्वतंत्रता दिलाई है वे उसे वोट देंगे। तो दोस्तों, उग्रवादियों को ये भी डर था कि यदि दक्षिण के राज्य संघ में शामिल हो जाते हैं तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका संघ पर प्रभुत्व और बढ़ जाएगा और रिपब्लिकन पार्टी का संघ पर से नियंत्रण कम हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने निग्रो लोगों के मताधिकार के लिए आवाज़ उठाई ताकि उन लोगों को भी लगे कि जिस पार्टी ने इनको स्वतंत्रता दिलाई है, इनको जो मताधिकार का अधिकार दिलाया है, ये उसके प्रति जो है ईमानदार रहेंगे और उसके प्रति निष्ठा रखेंगे और उनको ही सपोर्ट करेंगे। उग्रवादियों का कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत था। उन्होंने दक्षिणी के राज्यों के प्रतिनिधियों को कांग्रेस में नहीं बैठने दिया। पुनर्निर्माण के प्रश्न पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति नियुक्त की गई। समिति में कुल 15 सदस्य थे। थाडियस स्टीवेंस, जो कि उग्रवादियों का योग्य नेता था, को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। इस समिति के प्रभाव से कांग्रेस ने सिविल राइट्स बिल पास किया। इस विधेयक ने निग्रो लोगों को गोरे लोगों के समान अधिकार प्रदान किए। संयुक्त समिति ने इस बात का साक्ष्य एकत्रित किया कि दक्षिण संघ के प्रति निष्ठावान नहीं रह सकता। 1866 में समिति ने संविधान के 14वें संशोधन की सिफारिश की। कांग्रेस ने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, उग्रवादियों का कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत था और पुनर्निर्माण पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति नियुक्त की गई, जिसमें टोटल 15 सदस्य थे और जो उसका प्रमुख नेता था वो उग्रवादियों का ही नेता था, थाडियस स्टीवेंस। इस समिति के प्रभाव से कांग्रेस में एक बिल पास करवाया गया, सिविल राइट्स बिल, जिसके अनुसार जो दक्षिण के निग्रो लोग थे उनको भी गोरों लोगों के समान अधिकार प्रदान कर दिए गए। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी
प्रमाण प्रस्तुत कर दिया कि जो दक्षिण के लोग हैं, जिनमें गोरे भी शामिल हैं, वो संघ के प्रति निष्ठावान नहीं रह सकते। और आगे चलकर 1866 में इस समिति ने संविधान में 14वें संशोधन की सिफारिश की, जिसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। इस संशोधन की पहली धारा में कहा गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स में उत्पन्न अथवा उसके शासन अधिकार के अधीन सब मनुष्य यूनाइटेड स्टेट्स के उस राज्य के नागरिक होंगे जिसमें कि वे रहते हैं। कोई सदस्य राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा या लागू करेगा जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिकों के विशेषाधिकार व स्वतंत्रताओं में अंतर आता है। ना ही कोई राज्य किसी को बिना कानूनी कार्रवाई के जीवन, संपत्ति व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर सकेगा और ना ही अपने शासन अधिकार क्षेत्र में किसी व्यक्ति के लिए कानून की समान सुरक्षा से इनकार कर सकेगा। यह संशोधन समूचे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग बना। तो दोस्तों, इस संशोधन में कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स में जन्म लेने वाला कोई भी नागरिक उस राज्य का नागरिक होगा जिस राज्य में वह रहता है, और कोई भी स्टेट्स ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे किसी नागरिक के विशेषाधिकार एवं स्वतंत्रता में अंतर आता हो, और ना ही किसी नागरिक को बिना कानूनी कार्रवाई के उसके जीवन और संपत्ति व स्वतंत्रता के अधिकारों से कोई भी राज्य किसी को वंचित नहीं कर सकता। और साथ ही कोई भी राज्य अपने अधीन आने वाले नागरिकों को एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। और इसीलिए ये जो संशोधन था, ये संपूर्ण संविधान का जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अन्य धाराओं में कहा गया था कि यदि राज्य किसी पुरुष नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित करेंगे तो कांग्रेस में उनका प्रतिनिधित्व उसी अनुपात में कम हो जाएगा। यदि किसी अधिकारी ने कॉन्फेडरेंसी की सहायता की है तो वह कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकेगा। जब यह संशोधन समर्थन के लिए राज्यों के पास भेजा गया तब टेनेसी के अलावा दक्षिण के सभी राज्यों ने उसे अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने टेनेसी को तो संघ में वापस ले लिया, लेकिन अन्य दक्षिणी राज्यों को मान्यता नहीं दी। और दोस्तों, आगे संशोधन में कहा गया कि यदि कोई राज्य किसी नागरिक को उसके मतदान से वंचित रखता है तो कांग्रेस में उसका प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में कम हो जाएगा। और साथ ही जिसने गृह युद्ध के दौरान कॉन्फेडरेंसी की सहायता की थी उसको उसके सरकारी पद से हटा दिया जाएगा और वो कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकेगा। लेकिन दोस्तों, जब ये संशोधन दक्षिण के राज्यों के पास भेजा गया तो केवल एक राज्य था जिसने इसको स्वीकार किया, वो था टेनेसी, और बाकी के राज्यों ने इसका जो है खंडन किया, इसे अस्वीकार कर दिया। इसलिए टेनेसी को तो संघ में शामिल ले लिया गया, लेकिन जो दूसरे दक्षिणी राज्य थे उनको मान्यता नहीं दी गई। 1866 का निर्वाचन। 1866 में कांग्रेस के निर्वाचन हुए। रिपब्लिकन पार्टी के संगठन पर उग्रवादियों का नियंत्रण था। सीनेट तथा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों में उग्रवादियों की निर्णायक विजय हुई। अब उग्रवादियों ने जॉनसन के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। उन्होंने कोशिश की कि वह नाममात्र का प्रधान रहे तथा शासन की वास्तविक शक्ति कांग्रेस के हाथों में आ जाए। टेन्योर ऑफ ऑफिस एक्ट द्वारा राष्ट्रपति के लिए ये आवश्यक हो गया कि वह पदाधिकारियों को बर्खास्त करते समय सीनेट की स्वीकृति ले। कमांड ऑफ द आर्मी एक्ट द्वारा सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों पर अंकुश लग गया। इसके द्वारा राष्ट्रपति सेना अध्यक्ष से बिना संपर्क स्थापित किए कोई सैन्य आदेश जारी नहीं कर सकता था। सेना अध्यक्ष का कार्य स्थान वॉशिंगटन में रखा गया। बिना सीनेट की अनुमति के वह दूसरे जगह नहीं भेजा जा सकता था या उसे मुक्त नहीं किया जा सकता था। तो दोस्तों, 1866 में कांग्रेस का निर्वाचन हुआ जिसमें उग्रवादियों को जीत मिली और अब उन्होंने जॉनसन के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। अब जो है इसके बाद जो राष्ट्रपति था और जो उसकी शक्तियां थी वो केवल नाम मात्र की रह गई। जो असली शक्ति थी वो कांग्रेस के हाथों में आ गई। और इस उद्देश्य के लिए उग्रवादियों ने टेन्योर ऑफ ऑफिस एक्ट जो है पारित करवाया, जिसके द्वारा जो राष्ट्रपति था वो किसी भी अधिकारी को बर्खास्त करने से पहले उसको सीनेट की स्वीकृति लेनी थी। और साथ ही साथ उन्होंने कमांड ऑफ द आर्मी एक्ट द्वारा सेनापति के रूप में जो राष्ट्रपति की सर्वोच्च शक्ति थी उसको भी समाप्त कर दिया, उस पर अंकुश लगा दिया। अब राष्ट्रपति सेना अध्यक्ष से बिना संपर्क स्थापित किए कोई भी सैन्य आदेश जारी नहीं कर सकता था और ना ही कोई निर्णय ले सकता था। और साथ ही साथ जो सेना अध्यक्ष का कार्यालय था उसको भी वॉशिंगटन में रखा गया और जो राष्ट्रपति था वो बिना सीनेट की अनुमति से उस वॉशिंगटन में जो कार्यालय था उसको कहीं और नहीं भेज सकता था
और ना ही इसको स्थगित कर सकता था और ना ही मुक्त कर सकता था। इस एक्ट के तहत वह ग्रांट को सेना अध्यक्ष के पद से नहीं हटा सकता था। ग्रांट ने शुरू में तो जॉनसन का साथ दिया था, लेकिन अब वह उग्रवादियों के साथ मिल गया था। मार्च 1867 में पुनर्निर्माण अधिनियम का कार्य शुरू हुआ। समूचे कॉन्फेडरेंसी क्षेत्र को 5 जिलों में बांट दिया गया था और उन्हें सेना के जनरल के अधीन रखा गया था। और दोस्तों, उग्रवादियों ने इस एक्ट का साथ इसलिए दिया क्योंकि ताकि जो राष्ट्रपति था वो ग्रांट, जो कि सेना अध्यक्ष था, उसको उसके पद से ना हटा सके, क्योंकि शुरुआत में ग्रांट ने जॉनसन का साथ दिया था, लेकिन बाद में वह उग्रवादियों के साथ मिल गया था। फिर 1867 में पुनर्निर्माण अधिनियम का कार्य शुरू हुआ। जो जितने भी कॉन्फेडरेंसी क्षेत्र थे उनको 5 जिलों में बांट दिया गया और उन्हें सेना जनरल के अधीन रख दिया गया। संघ की सेवा इन जनरलों की सहायता के लिए थी। जनरलों को मतदाताओं की सूची तैयार करनी थी। इस सूची में निगरों को भी शामिल किया जाना था। जिन लोगों को राजद्रोह के कारण मतदान से वंचित कर दिया गया था, उन्हें इस सूची में शामिल नहीं करना था। जनरल को संवैधानिक सम्मेलनों की व्यवस्था करनी थी, राज्यों के लिए नई संविधान का निर्माण करना था और इन संविधानों के लिए कांग्रेस की मंजूरी प्राप्त करनी थी। संविधान के 14वें संशोधन को स्वीकार करना था। इन सारी शर्तों के पूरी होने पर राज्यों के प्रतिनिधियों को कांग्रेस में स्थान दिया जा सकता था। इन सेना जनरलों से कहा गया कि ये मतदाताओं की सूची तैयार करे जिसमें निगरों भी शामिल हो, और साथ ही इन्होंने जनरलों से कहा कि जिन लोगों को राजद्रोह के कारण मतदान से वंचित कर दिया था उन्हें सूची में शामिल ना किया जाए। साथ ही इन जनरलों को संवैधानिक सम्मेलन की व्यवस्था करनी थी, राज्यों के लिए नए संविधान का निर्माण करना था और इन संविधानों के लिए जो है कांग्रेस की मंजूरी भी लेनी थी। और साथ ही उन राज्यों में जहां ये जनरल थे, उन राज्यों में संविधान के 14वें संशोधन को भी स्वीकार करना था, तभी जाके उन राज्यों को कांग्रेस में स्थान दिया जा सकता था। जॉनसन पर महाभियोग। जॉनसन ने पुनर्निर्माण अधिनियम पर विशेषाधिकार का प्रयोग किया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने अधिनियम को पास कर दिया। इससे उग्रवादी नाराज हो गए और उन्होंने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का मन बनाया। जब राष्ट्रपति ने युद्ध मंत्री स्टैंटन को निलंबित करने की कोशिश की, तब उग्रवादियों ने जॉनसन पर टेन्योर ऑफ ऑफिस एक्ट के उल्लंघन के अपराध में जॉनसन पर महाभियोग लागू कर दिया, लेकिन उग्रवादी जॉनसन पर लगाए गए आरोप को सिद्ध नहीं कर सके। अतः जॉनसन के विरुद्ध यह महाभियोग वापस ले लिया गया। तो दोस्तों, उग्रवादियों ने जो पुनर्निर्माण अधिनियम पास करवाया उस पर जॉनसन ने निषेधाधिकार का प्रयोग किया, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ने इस अधिनियम को पास कर दिया। लेकिन राष्ट्रपति की इस हरकत के कारण उग्रवादी जो थे राष्ट्रपति से नाराज हो गए और उन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगा दिया। और उनको महाभियोग लगाने का मौका तब मिला जब राष्ट्रपति ने युद्ध मंत्री स्टैंटन को निलंबित करने की कोशिश की। तब उन्होंने जॉनसन पर आरोप लगाया कि राष्ट्रपति ने टेन्योर ऑफ ऑफिस एक्ट का उल्लंघन किया है। इस अपराध पर जॉनसन पर महाभियोग उन्होंने लगा दिया, लेकिन उग्रवादी जॉनसन पर लगाए गए इस आरोप को सिद्ध नहीं कर पाए और इसलिए जो जॉनसन के खिलाफ जो महाभियोग लगाया गया था उसको वापस ले लिया गया। 1868 के निर्वाचन में रिपब्लिकन पार्टी ने जनरल ग्रांट को राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार बनाया। डेमोक्रेटिक पार्टी न्यूयॉर्क के हिरोशियो सीमोर को ग्रांट के मुकाबले अपना उम्मीदवार चुना। निर्वाचन में ग्रांट विजयी हुआ और राष्ट्रपति बन गया। उग्रवादियों का पुनर्निर्माण कार्यक्रम दक्षिण के गोरों लोगों को पसंद नहीं था। इस कार्यक्रम के कारण वे निगरों के मताधिकार के विरुद्ध हो गए। वे नहीं चाहते थे कि उत्तर के लोग उनकी संस्थाओं में हस्तक्षेप करें। तो दोस्तों, 1868 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी ने हिरोशियो को अपने उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया, तो वहीं रिपब्लिकन पार्टी ने जनरल ग्रांट को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा किया। लेकिन इसमें रिपब्लिकन पार्टी के जनरल ग्रांट को जो है विजय प्राप्त हुई और वह जो है राष्ट्रपति बन गए। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के बाद उग्रवादियों का जो पुनर्निर्माण कार्यक्रम था वह दक्षिण के गोरों लोगों को पसंद नहीं था, क्योंकि वे लोग जो थे निगरों के मताधिकार के विरुद्ध थे और वे नहीं चाहते थे कि जो उत्तर के लोग हैं वो उनकी संस्थाओं में हस्तक्षेप करें। जब जनरलों ने 1867 के पुनर्निर्माण अधिनियम के अनुसार दक्षिण के 10 राज्यों में मतदाताओं की सूची तैयार की, तब पता चला कि 7,03,000 निगरों तथा 6,27,000 को मतदान का अधिकार प्राप्त था। करीब 2 लाख गोरों से राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए थे, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर कॉन्फेडरेंसी की सहायता की थी। 1870 तक सभी राज्यों के संविधानों के निर्माण, गवर्नर की नियुक्ति, विधानमंडलों की स्थापना तथा
14वें संशोधन के अनुमोदन का कार्य पूरा हो गया तथा उन्हें संघ में शामिल कर लिया गया। लेकिन इन राज्यों में नई सरकारों को सत्ता में बनाए रखने के लिए संघीय सेनाओं की आवश्यकता थी, इसलिए संघीय सेनाओं को अभी दक्षिण के राज्यों से नहीं हटाया गया। नई सरकारें मुख्य रूप से निग्रो लोगों के मतों पर आधारित थी। नए नेताओं में अधिकतर उत्तर के लोग थे। तो दोस्तों 1867 में दक्षिण के राज्य के जनरलों ने मतदाताओं की सूची तैयार की, जिसमें पता चला कि वहां पर लगभग 7,03,000 निग्रो थे तथा 6,27,000 मतदाताओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। और इसमें कम से कम 2 लाख गोरे लोगों के राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए थे, क्योंकि इन्होंने कॉन्फेडरेंसी की सहायता की थी। लेकिन 1870 तक सभी राज्यों के संविधानों के निर्माण हो चुके थे, गवर्नर की नियुक्ति हो चुकी थे और विधानमंडलों की स्थापना हो चुकी थी। और साथ ही साथ दक्षिण के राज्यों ने 14वें संशोधन को भी अपना लिया था। लेकिन दोस्तों नई सरकारों को संघ में बनाए रखने के लिए अभी भी सेना की आवश्यकता थी, इसलिए नई सरकारों और नए राज्यों के पास से संघीय सैनिकों को नहीं हटाया गया। दक्षिण के राज्यों ने अपने सुधार कार्यक्रम में उत्तर का अनुगमन किया। उन्होंने काउंटी सरकार, न्यायपालिका तथा कराधान पद्धति का इस तरह से संगठन किया जिससे समानता की वृद्धि हो तथा बगान मालिक अपने विशेषाधिकार से वंचित हो जाए। सरकारों ने गरीबों की सहायता के लिए अनेक उपाय किए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने सबके लिए शिक्षा का प्रबंध किया। रेलों, पुलों तथा सार्वजनिक इमारतों की मरम्मत की गई। इसके लिए धन की जरूरत थी और सरकारों ने करों के द्वारा तथा उधार लेकर धन एकत्रित किए। तो दोस्तों दक्षिण के जो नए राज्य थे उन्होंने जो सुधार कार्यक्रम किए, अपने क्षेत्र में जो कानून का अनुगमन किया वो उत्तरी राज्यों के अनुसार किया। उन्होंने काउंटी सरकार, न्यायपालिका, इन सब का जो है संगठन बनाया, इन सब की स्थापना की और साथ ही साथ उन्होंने बगान मालिकों के जो विशेषाधिकार थे उनको भी समाप्त कर दिया। और साथ ही साथ गरीबों की सहायता के लिए कुछ प्रबंध किए गए। उनके लिए शिक्षा विकास को जो है विकसित किया गया। रेलों, पुलों, सार्वजनिक इमारतों की मरम्मत की गई और इसके लिए जो धन की आवश्यकता पड़ी सरकार ने उसको भी जो है मुहैया करवाया। दक्षिण के गोरों निगरों को अपना प्रतिद्वंदी समझते थे। उन्होंने छोटे किसानों के समर्थन से पुनर्निर्माण कार्यक्रम का विरोध किया। दक्षिण के सभी गोरे डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य बन गए। इन गोरों ने निगरो लोगों को दबाने के लिए संगठन का निर्माण किया। इस संगठन ने बहुत से निगरों को सताया तथा अनेकों की हत्या की। कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने 1870-71 में एनफोर्समेंट एक्ट पास कर दक्षिण राज्यों में हिंसा को दबाने की कोशिश की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण इस अधिनियम को दृढ़ता से लागू नहीं किया जा सका। धीरे धीरे दक्षिण के सभी राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता स्थापित हो गई। तो दोस्तों इन सभी प्रावधानों, कानूनों के बावजूद भी जो दक्षिण के गोरे लोग थे वो निगरों को अपना प्रतिद्वंदी मानते थे और इसीलिए उन्होंने पुनर्निर्माण के कार्यक्रम का विरोध किया और वो लोग जो थे अब डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गए थे। और इन लोगों ने निगरो लोगों को दबाने के लिए अपने संगठन बनाए और इस संगठन द्वारा उन्होंने निगरो लोगों को सताया, उनका शोषण किया और उनकी हत्या की। उग्रवादियों ने इस शोषणकारी गतिविधि के खिलाफ कांग्रेस में एनफोर्समेंट एक्ट पास करवाया, जिसके द्वारा इन्होंने दक्षिण में जो हिंसा हो रही थी उसको दबाने की कोशिश की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण इस अधिनियम को दृढ़ता से लागू नहीं किया जा सका और धीरे धीरे जो है दक्षिण में डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता स्थापित हो गई, जिसमें गोरों लोगों को समर्थन प्राप्त था और उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को समर्थन प्रदान किया। उग्रवादियों ने निगरो लोगों का समर्थन प्राप्त करने तथा रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता में लाने के लिए अपने हित में कानून तथा नीतियों को लागू किया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने राष्ट्रपति जॉनसन पर भी महाभियोग लगाया तथा अपने दल के सदस्य को राष्ट्रपति के लिए मनोनीत किया तथा उसे विजयी बनाया। उग्रवादियों को निरंतर दक्षिण के लोगों का विरोध सहना पड़ा क्योंकि वह निगरो लोगों की स्वतंत्रता के खिलाफ थे। उग्रवादियों ने इनके खिलाफ कुछ कानूनों को लागू किया, लेकिन वह असफल रहे। आगे चलकर दक्षिण में डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता स्थापित हो गई। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और इसे देखने के लिए आपका शुक्रिया।